वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हो सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर क्लास 9th की मैंने आपको बहुत सी वीडियोस प्रोवाइड की हैं। प्लेलिस्ट में आप देखना, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। अभी आगे उसी के रिगार्डिंग कंटिन्यू है। देखिए, एक बात आपको बता दूं सबसे पहले कि जो आपकी यूनिट 1 है ना, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 चैप्टर आ रहे हैं और ये 25 मार्क्स के हैं। ठीक है। और जो आपका पांचवा है और छठा है ना, ये आपका 22 मार्क्स का है। और आपका आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां ये चैप्टर 27 मार्क्स के हैं। और जो आपका ये चैप्टर 15 ये आपका 6 मार्क्स का है। देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप सेकंड यूनिट अच्छे से करें, पांचवा और छठा चैप्टर अच्छे से करिए, 22 मार्क्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप चौथा यूनिट यानी कि 15 चैप्टर करेंगे तो 6 मार्क्स हो गए आपके, यहीं पर 28 मार्क्स तो कंफर्म हो ही जाएंगे। ठीक है, पास होने की गारंटी हो जाएगी। बाकी और तो आप चैप्टर करेंगे ही ना। बाकी आप एक बार ब्लूप्रिंट भी चेक कर लेना, मैंने बना रखी है वीडियो। आप साइंस ब्लूप्रिंट एएससी स्टार्टर लिखेंगे ना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। अब ये सारे आपके चैप्टर्स हैं। अब फटाफट स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए, जो पहला चैप्टर है ना ये आपका, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पदार्थ की जो अवस्थाएं वो 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। और पता है एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम में पूछेगा कि अलमारी जो है ना वो ठोस है, क्यों। तो आप ये ना ठोस की आप विशेषता बता दोगे इसमें कि अलमारी इसलिए ठोस है क्योंकि उसका निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि जो पानी है वो द्रव क्यों है, क्योंकि उसका निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आयतन होता है। मतलब आपसे घुमा के पूछेगा तो आप उसका आंसर बता देना। ठीक है। उसके बाद आप ये कर लो, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। जब कोई चीज ठोस से सीधा गैस बन जाती है ना, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आपने कपूर देखा ना, तो कपूर हवा में उड़ जाता है, तो वो ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। ऐसे अगर आपसे पूछेगा ना गलना क्या है, तो आप बता देना कि जिस ताप पर कोई चीज ना पिघलना चालू हो जाए। जैसे कोई चीज ठोस से गैस बनने लग जाती है ना, तो वो क्या कहलाता है, गलना कहलाता है। और अगर आपसे पूछे क्वथना क्या है, तो आप बता देना जिस ताप पर कोई चीज उबलना चालू हो जाती है ना, उसे हम क्वथना कहते हैं। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब जैसे आपने देखा होगा, एक गिलास है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो चाय है और एक प्लेट है उसमें चाय है। बताओ दोनों में से किसमें जल्दी ठंडी होगी। इसका क्षेत्र बड़ा है ना, तो इसमें ठंडी होगी। तो ये कह रहा है कि भाप कब ज़्यादा बनेगी, कब कम बनेगी, ये कौन तय करेगा। क्षेत्रफल, ताप में वृद्धि, आर्द्रता और पवन की गति। ठीक है। तो ये तो ऊपर इंट्रोडक्शन था, वो मैंने इसमें मेन में बता दिया। अब आप ये एक बार पढ़ लो, पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, पदार्थ की विशेषताएं पढ़ लेना। ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप उसे नोट करते रहना, थोड़ा थोड़ा बीच में समझा भी दूंगा। ठीक है। और अगर एग्जाम में मानव शरीर आ जाना कि मानव शरीर में 3 अवस्था कौन सी हैं, तो ये आपको करना है। ठीक है। और मैंने आपको समझा दिया कि क्वेश्चन कैसे चेंज होकर आता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम ये कहते हैं कि जैसे ठोस का निश्चित आकार होता है, लेकिन ये कह रहा है कि नमक या चीनी को अगर हम किसी बर्तन में डालें, जैसे गोल में डालें तो गोल हो जाती है, और अगर क्यूबॉइड में डालें तो क्यूबॉइड हो जाती है। ऐसा क्यों। तो आप बोलोगे जो चीनी या नमक है ना वो छोटे छोटे क्रिस्टलों का आकार है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो आपको एक ये वाला करना है, एक ये वाला करना है आपको। ठीक है। एक ये वाला टॉपिक करना है आपको। बाकी ठोस और गैस के बारे में तो आपको पता ही है ना। ठीक है। गलनांक करेंगे आप। गलनांक मैंने भी आपको समझा दिया था। और एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि बर्फ का गलनांक क्या है, तो 273.16 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन देखो 273.16 ये है ना, जिसे 16 बोलते हैं। लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप 273 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जरूर करना। और संघनन की गुप्त ऊष्मा जरूर करना। ठीक है। देखो पता है क्या है इस संघनन क्या है पता है आपको। इसमें यह है कि जैसे 1 किलो ठोस को ना लिक्विड बनाने में जितनी ऊष्मीय ऊर्जा लगेगी उसे बोलेंगे संघनन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। और अगर ऐसे वाष्पीकरण किया जाए, देखो यहाँ पर संघनन लिखा है ना, यहाँ पर वाष्पीकरण लिखा है। और अगर वाष्पीकरण लिखा आ जाए तो इसमें क्या होता है, 1 किलो द्रव को गैस में बदलना है। यहाँ पे ठोस को द्रव में बदलना था, यहाँ द्रव को गैस में बदलना है। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
और क्वेश्चन मतलब जिस पर कोई चीज़ उबलती है तो वो 373 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक ये पूरा कर लेना। ठीक है, ये लाइन लगाने को फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और ऊर्ध्वपातन मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सूखी बर्फ होती है उसको क्या बोलते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और ये पूरी टेबल खालिस्तान दे देगा, आपको भरना होगा कि अगर ठोस से द्रव होगा तो उसे संघनन बोलेंगे, अभी समझाया था ना मैंने। और गैस से ठोस, ठोस से गैस हो तो उसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे। अगर कोई गैस से द्रव बनेगा तो संघनन, और द्रव से गैस बनेगा तो उसे वाष्पीकरण कहेंगे। ठीक है, तो वाष्पीकरण तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, क्वथनांक से नीचे के तापमान जब पानी भाप बन रहा होता है ना, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। और फिर है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये मैंने आपको अभी बता दिया था कि वाष्पीकरण मतलब भाप तेजी से बनेगी या धीरे धीरे बनेगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जैसे वाष्पीकरण से शीतलता कैसे आती है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि आपने हाथ में अगर आपके एक पेट्रोल की बूंद डाली जाती है तो वो आपको ठंडक सी महसूस क्यों होती है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि हाथ से ऊष्मा लेकर ना वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक लगती है। तो ये वाला टॉपिक अच्छे से करेंगे। गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, ठीक है, ये वाला टॉपिक जरूर कर लेंगे। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको समझाया इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी कैसे मिलेगा, द्रव में, और 470 में किस में मिलेगा। ठीक है, आप इसमें से 273 घटा के आराम से पता लगा सकते हैं, मतलब उबलते हुए पानी के रूप में। ठीक है, और शुष्क बर्फ को क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। ठीक है, और एक ये पढ़ लेना, अभी मैंने समझा दिया था ये वाला टॉपिक। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अच्छा ये एक चीज़ है, ये वाली आपकी बुक में मैंने आपको बताया था ना कि आपको ऐसे यूनिट सबकी पता होना चाहिए। जैसे तापमान की क्या होती है, केल्विन, घनत्व का मतलब किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, आयतन जो है वह घन मीटर, और दाब क्या है, पास्कल। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी आपकी रिवीजन भी करवा रहा हूँ। अब ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे हमें पता होना चाहिए तत्व किसे कहते हैं। देखो तत्व में ना एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, आप ये याद रखो। जैसे लोहा है ना, उसको पिघला लो, जला लो, कुछ भी कर लो, लोहे तो रहेगा, तांबा चांदी ये सब तत्व कहलाते हैं। और यौगिक अगर आपसे पूछेगा तो आप ये बताएंगे कि स्थिर अनुपात में होता है, मतलब डेफिनेट पोजीशन में होता है ये। और समांगी पता है किसे कहते हैं, समांगी का मतलब होता है जैसे पानी में आप चीनी घोलो तो आपको चीनी जो है वो दिखाई देगी, पूरी तरह घुल गई ना, तो वो समांगी है। और असमांगी जो होता है ना, उसमें जैसे पानी में मिट्टी घोलो तो मिट्टी दिखाई देगी ना, तो वो असमांगी कहलाते हैं। ठीक है, और देखो आपको पता होना चाहिए कि विलेन बराबर विलेय प्लस विलायक। जैसे पानी है, ठीक है, चीनी है, और इन दोनों को मिला के हमने बना दिया घोल। ठीक है, तो जो घोल है ना, घोल, वो विलेन हो गया। ठीक है, तो जो हम घोलते हैं ना वो होता है विलेय, और जो जिसमें घोलते हैं वो होता है विलायक। दोनों को जोड़ देंगे तो विलेन आ जाएगा। ठीक है, और तत्व, इसमें आप तत्व है ना, तत्व, तत्व में ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये बोलेगा कि एक ऐसी धातु बताओ जिसका प्रयोग हम सजने के लिए करते हैं, तो आप गोल्ड बोल दोगे। एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो लिक्विड होती है, मतलब द्रव अवस्था में होते हैं, तो आप मरकरी बोल दोगे। इस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा। एक अधातु का नाम बताओ जो लिक्विड होते हैं, तो ब्रोमीन बोल दोगे। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अधातु और धातु में अंतर पता है ना, धातु को पीट कर हम पतली शीट बना लेते हैं, जबकि अधातु टूट जाती है। ठीक है, धातु का एग्जाम्पल लोहा हो गया, अधातु का एग्जाम्पल क्या हो गया, आप ऑक्सीजन वगैरह बोल सकते हैं। अच्छा, धातु में एक गुण होता है अघात वर्धिता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अघात वर्धिता मतलब जब धातु को पीट कर पतली शीट बनाई जाती है। एक होता है तन्यता, तन्यता मतलब जब धातु की तार बनाई जाती है। ठीक है, चलो अब इसमें इम्पोर्टेंट देख लो। एक तो पदार्थ, तो आपको पता ही होगा पदार्थ क्या होता है।
ठीक है, आप जो है फर्स्ट चैप्टर का भी लिख सकते हैं कि जो स्थान गिरती है जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट है समांगी और विषमांगी में अंतर क्या होता है, अंतर कर लेना इसका। ठीक है, और ये आप 2 पॉइंट कर लो इसके, बहुत है। ठीक है, 2 या 3 कर लो, बहुत है इसके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पता है क्या आ जाता है, देखो यहाँ ना बच्चे अच्छे से ध्यान नहीं देते, कोलाइडल लिखा है तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अगर हमने फॉर्म बनाई है तो फॉर्म के अंदर जो प्रक्षिप्त प्रावस्था विलय वो कौन है, तो बच्चे कहते हैं तुमने पहली बार पढ़ा है, तो बुक में दिया था तब ध्यान नहीं दिया। तो जो फॉर्म है ना किससे बनती है, अगर हम प्रावस्था की बात करें तो उसमें गैस होती है, और अगर हम माध्यम की बात करें तो उसमें ठोस होता है। तो इस तरीके से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मेन मेन बताओ तो कौन सा आ सकता है, जैसे एक तो एरोसोल का पढ़ लो, ठीक है, इमल्शन का पढ़ लो, ये कैसे मिलके बनता है, जेली और फॉर्म का पढ़ लो। ठीक है, कि भाई कैसे कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए, अगर आएगा तो बता देना। ठीक है, और ये तो न्यूमेरिकल है, तो ये मैंने बुक से बताया था, वही वाला कर लेना। उसके बाद का ये सारे टॉपिक डिलीटेड है, ये सारे टॉपिक डिलीटेड है, ये नहीं करने। ठीक है, ये पूरा डिलीटेड है सारा। ठीक है, उसके बाद ये सारा डिलीट है ना, ये देखो। अब यहाँ से आपको करना है तत्व के बारे में। ठीक है, तत्व के मैंने आपको बता दिया ना, धातु अधातु उपधातु, तो इसमें कोई 2 अंतर याद कर लेना। ठीक है, और मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, एक बिल्कुल सिंपल सा सुन लो। जब हम तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण है। जब हम तत्व को 2 या 2 से जितने मर्जी तत्व हैं उसे हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वो यौगिक होता है। इसका एग्जाम्पल दे देना, पानी में जैसे चीनी घुली हुई है, इसका एग्जाम्पल आप दे देना पानी। पानी जो है वो यौगिक होता है, एक निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। ठीक है, और इसमें आप जो है सेकंड पढ़ लो, फर्स्ट कर लेना। तो ये आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, तो एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो न्यूमेरिकल ये वाला जरूर कर लेना। ठीक है, और ये 7वां और 10वां कर लेना। और एक क्वेश्चन आ जाता है वो किशमिश है ना, किशमिश, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा था कि सूखी हुई किशमिश थी, उसमें हमने पानी डाल दिया तो उसमें कितना पानी का कंसंट्रेशन गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आप सेकंड क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना ये आयोडीन वाला है। ठीक है, आयोडीन का टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है, ये विलन डैश में डैश को घोलने पर बनता है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि यह विलन डैश में आ गया ना तो अल्कोहल। ठीक है, में डैश को मतलब आयोडीन को घोलने पर बनता है। ठीक है, यार ना एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि टिंचर आयोडीन कैसे बनता है, तो इसमें अल्कोहल होती है ना, अल्कोहल, उसके अंदर जो है आयोडीन डाला जाता है। जैसे कहीं जख्म वगैरह हो जाते हैं ना, तो वहां पर इसका यूज होता है। ठीक है, ठीक है, बुक में मैंने आपको लगा रखी है, वो तो आपको करना ही है। इसमें से मेन मेन आप ये कर सकते हैं। ठीक है, एक ये वाला कर लेना 8वां, ये 9वां कर लेना। और आप चाहे तो और भी आप कर सकते हैं, जैसे अभी आपके पास टाइम कम है तो मैं बिल्कुल बिल्कुल ही मेन मेन बता रहा हूँ। ठीक है, अब चैप्टर जो है थर्ड है, इसमें एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये याद करो, और एक स्थिर अनुपात का नियम ये याद करो। और ये तो मतलब ये कह लो कि 5 में से 4 बार हर बार आया हुआ है। डाल्टन के परमाणु मॉडल की पूरी थ्योरी अच्छे से कर लो। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया ना, द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या होता है, तो आप बता देना एग्जाम में। ठीक है, देखिए ऐसा न्यूमेरिकल बहुत बार आया हुआ है, लेकिन बच्चे इसको करते नहीं है। ठीक है, मतलब पता है इसमें क्या कह रहा है, इसमें जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद का टोटल हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही करके दिखाया गया। तो देखो ये इन सबको जोड़ दो और फिर इनको जोड़ दो, तो आप देखोगे इन दोनों को जोड़ने पर, इन तीनों को जोड़ने पर आंसर ये वाला आएगा। तो इससे प्रूव होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि
जो द्रव्यमान है उसको ना तो पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता, बस एक चीज से दूसरी में ट्रांसफर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसके बाद ये स्थिर अनुपातों का नियम है, ठीक है, ये आप करना चाहे तो ये कर सकते हैं। ठीक है, डाल्टन के परमाणु मॉडल को तो अच्छे से करना है ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा सिंबल के बारे में कि नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन IUPAC का पूरी फुल फॉर्म याद कर लो। ठीक है, और इसकी परमाणु द्रव्यमान की इकाई को इस U से डिनोट करते ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मास नंबर है, ये न्यूमेरिकल में काम आते हैं। अणु याद रख लो, अणु जब दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं ना उसके टोटल को अणु कहते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जैसे पानी है, ठीक है, तो पानी में कौन कौन सी चीजें होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अब इतने सारे हैं, मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, अमोनिया का पूछा गया। ठीक है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये परमाणुकता, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि वही सेम ही है कि एक अणु में कितने परमाणु हैं, जैसे आर्गन में कितने, एक। तो आपसे ये पूछ लेगा कि दो ऐसे तत्व बताओ जिसमें दो परमाणु पाए जाते हैं, तो याद रख लो। ठीक है, एक पूछेगा तो एक का बता देना, ज्यादातर एक का ही पूछा गया है। ठीक है, रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रतीकों के रूप में दिखाते हैं ना तो उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं, सिंपल याद रख लो। देखो ये वाला भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। ये जो होता है ना, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, और ये होता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, और आपको आणविक द्रव्यमान निकालने आते हैं न्यूमेरिकल, तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपको ये द्रव्यमान संख्या याद होगी, ये वाली, ये वाली। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख लेना, जो प्रैक्टिस पेपर आपको दिया है ना, दो तीन प्रोवाइड करे हैं, तो उन सबको देख लेना। देखिए उसके बाद ये जो है ना, यहाँ तक आपको करना है, यहाँ तक, उसके नीचे नहीं आ रहा, डिलीट है। और ये वाला क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा, एक 100% आएगा कि आपको रासायनिक फॉर्मूला लिखना होगा, ये नाम लिख देगा, आपको ये आंसर लिखना होगा। ठीक है, ये मैंने अलग से वीडियो में समझा रखा है, अब ये कुछ भी नहीं करना है, सब डिलीट है ये सारा। ठीक है, 2023 के जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन देख लो, एक ये वाला कर लो, एक ये कर लो। ठीक है, और एक ये वाला कर लो, एक ये वाला कर लो। ठीक है, और ये भी कर लेना चलो, और ये पूरा करना है आपको, रासायनिक सूत्र लिखने हैं, ये इनमें से पक्का आएगा, 100% आएगा। और ये क्वेश्चन मैं समझा ही देता हूँ, ये कह रहा है कि जो आयन दे रखे हैं इनसे कौन सा सूत्र बन सकता है। देखो इसके पास एक प्लस का है, एक फालतू है इसके पास, तो वो ढूंढो जिसके पास एक कम हो, ये रहा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। इसके पास तीन फालतू, इसके पास तीन कम है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। और इसके पास जो है दो कम पड़ रहे हैं, इसके दो फालतू, तो इसके पास जुड़ जाएंगे। तो ये इस तरीके से होता है डियर। और अगर जैसे आप केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आपको प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में लिखना होता है। ठीक है, ये वाला भी कर लेना, ये वाला भी कर लेना आप। ये वाला भी कर लेना, ये ऊपर ही मिल जाएगा आपको, मैंने बता दिया था ऊपर। ठीक है, तो वहां पर आपकी हेल्प हो जाएगी। एक ये वाला कर लेना सी, और ए कर लेना इसका। उसके बाद है फोर्थ चैप्टर। फोर्थ में देखो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंट है। देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, ईट पर नाच, तो आपको इससे याद रखना है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब टॉमसन, तो टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। फिर पर है, ठीक है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी है। यहाँ पे सपोर्टिव मटेरियल में इन्होंने गोल्डस्टीन लिखा है, आपको जो गोल्डस्टीन है केनाल रे के रिगार्डिंग लिखना है कि केनाल रे की खोज करी है गोल्डस्टीन ने। ठीक है ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और पर हो गया, फिर उसके बाद नाच है, तो नाच से न्यूट्रॉन हो गया,
चार से चैडविक हो गया, तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे। ओके। अच्छा, ये माइनस के होते हैं, ये प्लस के होते हैं, इसमें नो चार्ज यानी कि उदासीन होते हैं। ठीक है, बस दो दो बहुत हैं। अगर आप और पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बस इतना इतना भी याद रखेंगे ना तो आप और अच्छा कर पाएंगे। जैसे टॉमसन है ना, टॉमसन टॉमसन ने बिल्कुल तरबूज का मॉडल लिया था, और उन्होंने बोला था कि जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी जगह जैसे लाल लाल चाहे वहाँ सारा प्रोटॉन है। ठीक है, फिर रदरफोर्ड का मॉडल है, जिन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए। एग्जाम में बोल देता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है ना, ये क्या है, तो बोलते हैं हीलियम गैस है। कौन सी गैस है? हीलियम। और जो बोर है ना, बोर, इन्होंने 2n² का नियम दिया था। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले के होता है, फिर एल होता है, फिर एम होता है। तो के में कितने भरेंगे, ये फॉर्मूला होता है 2n²। तो पहले नंबर पर तो एक रख देंगे, तो दो। के वाले में कितने भर सकते हैं? दो। एल वाले में कितने भरेंगे? 8। एम में कितने भरेंगे? 18। एन में कितने भरेंगे? 32। मतलब ये याद होना चाहिए कि जो बोर है ना, बोर, उन्होंने 2n² का नियम दिया था। के एल एम कोश के बारे में बताया था। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा, इन पे क्वेश्चन बन के आएगा। मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाता हूँ। एग्जाम में आएगा कि परमाणु संख्या क्या है, तो आप बता देना कि प्रोटॉनों की संख्या जो नाभिक में होती है ना, उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा द्रव्यमान संख्या क्या है, तो आप बता देना नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, उसका टोटल प्लस द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा समस्थानिक क्या है, तो आप बता देना कि अगर परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा संभारिक क्या है, तो आप बता देना द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु संख्या अलग अलग होती है, तो उसे संभारिक कहते हैं। देखो, इसका उल्टा है ये। ठीक है, और इसमें एक पांचवा और है, जिसमें ये पूछता है कि समस्थानिक के अनुप्रयोग बताइए, मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो अभी दिखा दूंगा मैं। तो अब देखो, मैंने ऊपर इसके बारे में बता दिया, तो एक बार ये अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, न्यूटन की खोज के बारे में आप पढ़ना चाहे यहाँ भी पढ़ सकते हैं, और ये वाली चीज़ याद रख लेना। ठीक है, और ये रहा टॉमसन का मॉडल बना देना, और थोड़ा बहुत बता देना जो मैंने बताया है। ठीक है, अब एकदम जिसको याद है उसकी बात तो मैं कर नहीं रहा। ठीक है, उनको रिवीजन हो जाएगी, लेकिन जिनको याद नहीं है तो वो बिल्कुल हल्का हल्का करो, जिससे जो मैंने समझा रहा हूँ आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, रदरफोर्ड का जो मॉडल है ना, तो उन्होंने क्या करा, देखो मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए थे, अल्फा कण लिए थे, तो 12,000 कण में से एक कण वापस आया। ठीक है, तो इस तरीके से दो तीन बातें इसकी उनकी बता देना। देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो ये वाला है। ये क्वेश्चन भर भर के आ रखा है इतनी बार कि रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां क्या थी। तो आप बोल देना कि ये ना बिल्कुल सिंपल, ये इलेक्ट्रॉन की ना स्थिरता के बारे में नहीं बता पाए थे। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? तो आप बता देना परमाणु की स्थिरता को नहीं बता पाए थे। ठीक है, ये परमाणु को अस्थिर बता रहे थे। ये बोर है। ठीक है, बोर ने क्या दिया, मेन याद रख लो, बोर ने क्या दिया था, K L M N शेल प्रोवाइड करी, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से जो है ना मैनेज करना बता दिया, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्टेबल होते हैं। जो मैंने अभी आपको समझाया था ना, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और इसका सिंबल जेड होता है। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या मैंने आपको बताया था ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होता है। इतना भी याद रख लोगे तब भी ठीक है। ठीक है, और देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये वाला बहुत बार आया हुआ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इसमें ना छाटो कि प्रोटॉन कौन है, इलेक्ट्रॉन कौन है, न्यूट्रॉन कौन है। देखो, ये जो नीचे होता है ना, नीचे, ये प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? इलेक्ट्रॉन के। और इलेक्ट्रॉन क्या है? परमाणु संख्या। ठीक है ना, तो ये 17 आपका प्रोटॉनों की संख्या आ गया। ठीक है, और 35 में से 17 घटाओगे ना तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो न्यूट्रॉन अलग होते हैं। न्यूट्रॉन पता है कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, ऊपर वाले को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई हमारी? 35 आ गई। ऊपर वाले को द्रव्यमान संख्या, नीचे वाले को परमाणु संख्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
बाकी देखो वैलेंसी जरूर याद कर लेना, संयोजकता किसे कहते हैं, ठीक है, मतलब जोड़ने की क्षमता को परमाणु के, उसी को बोला जाता है। नहीं तो आप याद कर सकते हैं। और जो मैंने सैम्पल पेपर की वीडियो बनाई इसमें न्यूमेरिकल इसके बता रखे हैं, वो आप एक बार जरूर देख लेना। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो समस्थानिक बताया था ना मैंने, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, इसका ये एग्जाम्पल भी रट लो, एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, और इसका उपयोग ये पढ़ लो। और इस न्यूमेरिकल पर मैं एक अलग वीडियो ले आऊँगा इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आते ही आता है, ठीक है। और संभारित मतलब जिसकी परमाणु संख्या अलग होती है, द्रव्यमान संख्या सेम होती है, इसका एग्जाम्पल है दो, इन्हें रट लो अच्छे से, ठीक है। बाकी आप इसका करना चाहे तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है कि Na+ का क्या मतलब है। तो इसने प्लस का मतलब इसने किसी को दे दिया, तो बोलोगे ये पूरी तरह से भरा हुआ है K और L शेल से, ठीक है। इसने एक जो है वो किसी को दे दिया है। देखो अगर पूछेगा Na और Na+ में क्या डिफरेंट है, तो आप बोलोगे इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें अब 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसने किसी को शेयर कर दिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये वाला 9th कर लेना, 7th कर लेना। इसमें देखो समस्थानिक संभारित तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जो ऊपर बता चुका हूँ। नीचे अगर निशानी लगा तो ये नहीं कि आपको करना नहीं है, ऊपर वाला वो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए वीडियो इतनी काफ़ी है, आप अभी इतना तैयार करो, मैं और आपको नेक्स्ट में प्रोवाइड करूँगा। देखो पाँचों छठा चैप्टर अच्छे से कर लेना, क्योंकि देखो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि 25 नंबर के आसपास चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। और पुरानी वीडियोस भी देख लो जो बना रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।